नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम में आपका स्वागत है। वो इकारस की ग्रीक कथा सुनी है आपने? अमेरिका में लोग इस वक्त इसी कहानी को याद कर रहे हैं, और वो भी ट्रंप के मामले में। उस मशहूर ग्रीक शिल्पकार का नाम डेंडेलस था। ग्रीक मिथकों और इतिहास में ये इस कदर घुला मिला है कि यह चरित्र था भी कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। प्लेटो के डायलॉग्स में साक्रेटिस ने इस बात का जिक्र किया है कि इसकी बनाई हुई मूर्तियां ऐसी थीं मानो अभी चल पड़ेंगी, बोल पड़ेंगी। कई पुराने यात्रा वृत्तांतों में ऐसे मूर्ति शिल्प का जिक्र भी है जिनके बारे में दावा किया गया कि उन्हें डेंडेलस ने बनाया था। बहरहाल डेंडेलस शिल्पकार ही नहीं, आविष्कारक भी था। डाविंची की तरह अगर डेंडेलस हुआ होगा तो उसे फिर यूरोपीय रेनेसा का नायक माना जाना चाहिए। खैर, ये किस्सा फिर कभी। डेंडेलस एथेंस में छाया हुआ था। उसकी बहन ने अपने बेटे तालोस को डेंडेलस के पास कला सीखने के लिए भेजा। लड़का स्मार्ट था, सब सीख गया। डेंडेलस को उससे खतरा महसूस हुआ तो उसने तालोस को एक दिन छत से नीचे धकेल दिया। कहते हैं देवी एथना ने चिड़िया बनकर उसे बचा लिया था। बहरहाल डेंडेलस एथेंस से बाहर निकाल दिया गया और वो क्रेट पहुंच गया। क्रेट एक आइलैंड था और वहाँ राजा मिनोस के दरबार में अपनी कला दिखाकर स्थापित हो गया, और यहीं उसके बेटे इकारस का जिक्र आता है। आगे की कथा खासी परतदार है। किस्सा कोताह कि मिनो की रानी के साथ डेंडेलस एक षड्यंत्र में शामिल हुआ और उसके बाद डेंडेलस और उसके बेटे को जेल में बंद कर दिया गया। डेंडेलस आविष्कारक था तो उसने मोम और तमाम सामग्री से पंख बनाए और एक दिन पंख लगाकर अपने बेटे के साथ उस कैद खाने से उड़ चला। डेंडेलस ने इकारस से कहा कि बस नीचे रहना, हमें बहुत ऊपर नहीं जाना है। अगर ऊपर गए तो सूर्य की गर्मी से मोम पिघल जाएगा, पंख बेकार हो जाएंगे। इकारस नहीं माना, ऊंचा उड़ा और ऊंचा उड़ा और समुद्र में जा गिरा। अमेरिका में बहुतेरे लोग ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इकारस हो सकते हैं। वो अपनी आर्थिक और राजनीतिक जिद में इतने आगे जा रहे हैं कि वे सबको ले डूबेंगे, जबकि उनके समर्थक और खुद ट्रंप ये मानते हैं कि अमेरिका को महान बनाने की यह परियोजना सफल होने वाली है। इसके सफलता के संकेत आने लगे हैं। अब एक तरफ है मूडीज़ के अर्थशास्त्री जो कह रहे हैं कि अमेरिका के 22 राज्यों में मंदी आ चुकी है। अमेरिका का लगभग 1/3 जीडीपी इन्हीं राज्यों से आता है और इनमें मंदी शुरू है। इसके अलावा बहुत सारे कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि मंदी के करीब हैं। 3 महीने की औसत नौकरी की वृद्धि केवल 35,000 रह गई है। 400 से ज़्यादा उद्योगों में नौकरियां कम हो रही हैं, जो अमेरिका के इतिहास में मंदी का संकेत है। दूसरी तरफ ट्रंप दिखा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था छलांगे मार रही है। अमेरिका ग्रेट बन रहा है। टैरिफ के कारण अमेरिका का मासिक राजस्व या कमाई अगस्त में $30 बिलियन पर पहुंच गई। तो एक तय कैसे होगा कि ट्रंप सफल होंगे या असफल? वे उबारेंगे या डुबा देंगे? पूरी दुनिया में अब इस पर बहस गहरा रही है। यह कहना ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका में किसी भी तरीके का संकट ग्लोबल मंदी की वजह बनता है। ये बात 1930 से लेकर 2008 तक बार बार साबित हो चुकी है। इसलिए दुनिया की जान अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों में अटकी रहती है। ट्रंप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए तो आर पार का मामला है ही, दुनिया के लिए भी है। इससे पहले कि 3 ऐतिहासिक आर्थिक नीतियों का असर वैसा नहीं रहा जैसा ट्रंप करना चाहते हैं, या ट्रंप उसी तरीके की नीतियां आजमा रहे हैं। जैसे इनमें 1930 का स्मूथ वाले टैरिफ एक्ट था, जिसके बाद महामंदी आई, टैरिफ हटाने पड़े। दूसरा, 2002 में जॉर्ज बुश ने स्टील टैरिफ लगाए और स्टील का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों में नौकरियों का 100% तक नुकसान हुआ। जवाब में यूरोपीय संघ और अन्य देशों ने टैरिफ लगाए, जिससे अमेरिकी निर्यात को गहरी चोट लगी। 2003 में टैरिफ हटाने पड़े, लेकिन तब तक अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो चुका था। और 1971 के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के वेतन मूल्य नियंत्रण। 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने 90 दिनों के लिए वेतन और कीमतों पर नियंत्रण लागू किया था। इसका मकसद था कि मुद्रास्फीति को 4% से कम करना। शुरुआत में तो परिणाम अच्छे आए, लेकिन बाद में चीज़ें बदल गईं। शुरुआत में मुद्रास्फीति 4% से घटकर 2% पर आ गई, लेकिन ये नियंत्रण हटते ही 1974 में मुद्रास्फीति 12% से ऊपर निकल गई। तो चलिए लगाते हैं अमेरिका का एक हिसाब कि क्या ट्रंप के फैसलों से अमेरिका ग्रेट बनने वाला है, यह संकट बढ़ने वाला है, क्योंकि टैरिफ अब अमल में आ चुके हैं और तमाम महत्वपूर्ण आंकड़े हमारी मेज पर हैं। पहला सवाल जो आपके दिमाग में होगा, और बहुत सारे लोग ये सवाल मुझसे पूछ भी रहे हैं अलग अलग चर्चाओं में, टैरिफ सुनते सुनते लोगों को ये समझ में नहीं आता कि
ट्रंप ने इतने बड़े जोखिम क्यों लिए, आखिर उस जोखिम का मकसद क्या है, ट्रंप क्या हासिल करना चाहते थे। तो चलिए सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों की मंजिलों का हिसाब समझते हैं। ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ के 5 प्रमुख उद्देश्य बताए हैं, जिनका लक्ष्य कुछ इस तरह से है। व्यापार घाटा कम करना, यानी घाटे को 1.5% जीडीपी तक लाना, इसकी समय सीमा अगस्त 2026 है। मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां प्रति महीने 25,000 से ज़्यादा नौकरियां बढ़ाने की बात, इसकी समय सीमा अगस्त 2027 तक है। ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ से जो व्यापार संतुलन ठीक किया जाएगा और 2024 में अमेरिका का व्यापार घाटा जो 1.2 लाख करोड़ रुपए है, उसे घटाकर उसे उसमें नियमित रूप से कमी की जाएगी, जो कि ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा है। 2025 में घाटा करीब 85.9 बिलियन मासिक था, जो जीडीपी का 2.1% है। सफलता के लिए इसे 24 महीनों में करीब जीडीपी के 1.5% तक लाना होगा, और इस मकसद को हासिल करने की समय सीमा है अगस्त 2026। टैरिफ ने कुछ देशों जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार समझौते भी करने पर मजबूर किया है, जिनसे उम्मीद है कि घाटा कम होगा। जापान ने अपने औद्योगिक टैरिफ को 25 से 15% करने के लिए अमेरिका में $550 बिलियन के निवेश का वादा भी किया है। दूसरा प्रमुख उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग नौकरियों को वापस लाना। ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ से अमेरिकी उद्योगों को हिफाजत मिलेगी, अमेरिका में निवेश वापस आएगा, मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां बढ़ेंगी। लक्ष्य है कि हर महीने 25,000 से ज़्यादा नौकरियां बढ़ें, और इसे हासिल करने की समय सीमा रखी गई है अगस्त 2027, यानी अभी से 24 महीने। तीसरा लक्ष्य है टैरिफ से राजस्व बढ़ाना। उद्देश्य है कि टैरिफ से इनकम टैक्स बढ़ाए बिना सरकारी खर्चों को पूरा किया जाए। इतने टैक्स लगाए जाएं कि इससे सरकारी खर्चों के लिए पर्याप्त संसाधन आ सकें। ट्रंप का दावा है कि इस व्यवस्था से देश पर जो कर्ज है वो कम होगा। कस्टम ड्यूटी को अमेरिका में संघीय राजस्व के प्रतिशत के तौर पर नापा जाता है, और इसकी समय सीमा नवंबर 2025 है, यानी 3 महीने। सबसे करीबी समय सीमा यही है। राजस्व में बढ़त से सरकारी घाटे में कमी हो सकती है, लेकिन आयात की मात्रा कम होने से यह लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता, और इस बात का खतरा है कि निक्सन के नियंत्रणों की तरह अल्पकालिक लाभ में बाद में इसका एक बड़ा नुकसान हो सकता है। एक और लक्ष्य है ट्रंप की नीतियों का, चीन से मुकाबला। अमेरिकी तकनीक की चोरी और जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का आरोप सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि पिछले राष्ट्रपति भी लगाते रहे हैं। ट्रंप का लक्ष्य है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को जो तकनीक मिलती है उसे सुरक्षित रखा जाए, और इसके लिए सहयोगी देशों की जो हाईटेक निर्यात की वृद्धि है उसको आधार बनाया गया है। इसकी समय सीमा फरवरी 2026 है, यानी 6 महीने। एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य है राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना। महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ में घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना। सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ के लिए आयात पर निर्भरता बनी हुई है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसी निवेश घोषणाएं भी कर रहे हैं और निवेशकों को ला भी रहे हैं, जिससे कि नए उत्पादन क्षमताएं बन सकें, लेकिन इसमें 2 साल से ज़्यादा समय लगेगा। तो ये था ट्रंप का पूरा हिसाब, जो उन्होंने इतने बड़े बदलाव, पूरी दुनिया के टैरिफ व्यवस्था को मथ डालने वाले जो बदलाव किए, उनके जरिए उन्होंने इन लक्ष्यों को हासिल करने का प्लान या योजना बनाई थी। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। वो जो कवायद हुई है, ये जो चल रही है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, जनवरी के बाद से, उसके शुरुआती नतीजे क्या हैं? क्या सबसे बड़ा बेचैनी ऑर्डर है? तो सबसे पहले हम नौकरियों का हाल समझते हैं, जिसे लेकर फेड गवर्नर जेरोम पावल ने भी चिंता जताई। ट्रंप तो बेरोजगारी के आंकड़ों से इतने खफा हुए कि उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट के मुखिया को ही हटा दिया। अमेरिका में रोजगारों का सूरत हाल कुछ अजीबोगरीब है। मूडीज और लेबर विभाग के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी जुलाई 2025 में 4.1% से बढ़कर 4.2% हो गई, और करीब 24 महीने तक इसे 4.8% पर पहुंचने की संभावना है। जुलाई में केवल 73,000 नौकरियां जुड़ी, जो सामान्य नौकरियों की वृद्धि 1,68,000 मासिक से 57% कम है। नए जॉब्स को छोड़ने का रेट गिरा, जिससे लगता है कि श्रमिकों की गतिशीलता नहीं है, लोग नौकरियां नहीं बदल रहे हैं। औसत प्रति घंटा कमाई भी 4.1% से घटकर 3.8% पर आ गई, सालाना आधार पर, ईयर ऑन ईयर आधार पर। लेकिन खतरा यह है कि अगले 6 महीने में यह कमाई 2.9% तक गिर सकती है, क्योंकि उत्पादन की लागत बढ़ रही है टैरिफ के कारण, और उत्पादकता पर दबाव है। 2018-19 के टैरिफ से
जब ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में थे 2018-19 में, तब अमेरिका में 3,20,000 नौकरियां घटी थी, क्योंकि जवाबी टैरिफ आए थे, बढ़ती लागत थी और जिससे नुकसान हुआ था। ट्रंप के ताज़ा टैरिफ इससे बड़ा जोखिम बना रहे हैं। एक आंकड़ा देखिए, अप्रैल 2025 से टैरिफ लागू होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग रोजगार में हर महीने करीब 12,000 की कमी आई है, जबकि सामान्य स्थिति में 15,000 नौकरियां बढ़ती थीं। कुछ कंपनियों जैसे हुंडई, TSMC ने अमेरिका में निवेश की घोषणा की है, लेकिन ये घोषणाएं लंबे समय के लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम टेक कंपनियों के प्रमुखों को बुलाकर उनसे भी घोषणाएं कराई हैं, पर ये घोषणाएं भी लंबे समय में होंगी, इससे तत्काल नौकरियां आने वाली नहीं हैं। मई और जून के संशोधित आंकड़ों के बाद, जिनमें 3 महीने की औसत वृद्धि दर केवल 35,000 रह गई है, मूडीज़ ने कहा है कि 400 से ज़्यादा उद्योगों में से आधे से ज़्यादा में नौकरियां कम हो रही हैं, और ये ऐसा होना इतिहास में मंदी लाने का संकेत होता है। अब आते हैं उनके तीसरे लक्ष्य पर, मैन्युफैक्चरिंग निवेश पर। अमेरिका के उद्योग विभाग और फेड के आंकड़े हम देख रहे थे। उनके मुताबिक जो वास्तविक निजी नॉन हाउसिंग निवेश है, जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है, उसमें 5.2% की वृद्धि थी पिछले साल, अब 5.5% की गिरावट है। इंस्ट्रूमेंट्स में, कैपिटल गुड्स में निवेश 6.2% से घटकर -2.1% हो गया है। विनिर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में खर्च 15.2% से घटकर 7.8% हो गया है। कैपिटल गुड्स के ऑर्डर टूट रहे हैं। रिचमंड फेड ने कहा है कि टैरिफ से जो इम्पोर्टेड मशीनरी है उसकी लागत बढ़ रही है, जिससे घरेलू उत्पादन प्रभावित हो रहा है। अब आप याद कीजिए 2002 के बुश टैरिफ को, उसमें भी लगभग ऐसी ही स्थिति हमें बनती दिखाई दी थी। चीन से इंपोर्ट 425 बिलियन डॉलर से घटकर 250 बिलियन डॉलर हो गया, जो काफ़ी बड़ी कमी है टैरिफ के कारण, 33% की कमी है। लेकिन ये कमी टैरिफ के कारण आई है, मांग के कारण मांग में कमी को दिखाती है। इसे डिमांड डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं आप। टैरिफ बढ़े तो बाजार में मांग टूट गई। प्रतिस्पर्धा नहीं बेहतर हुई। अमेरिका की अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले प्रतिस्पर्धा में बेहतर नहीं हुई। अमेरिका के हाईटेक निर्यात में भी कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा जिसको कि सबसे करीब से देखा जा रहा है वो महंगाई का है। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े फेड को भी परेशान कर रहे हैं, सरकार को भी, और आम लोगों को तो खैर उनकी जेब पर उसका असर दिख रहा है। कोर CPI, कोर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2025 में 2008 से बढ़कर 3.1% हो गया। आयात में कीमतें, खाद्य, ईंधन, इनकी सबकी कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन टैरिफ सहित प्रभावी वृद्धि दर महंगाई में अगले महीने 12.1% और 24 महीने में 18.5% हो सकती है। कई सारे उत्पादों की कीमतों में 18% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उपकरणों में 15.5% और नई गाड़ियों में करीब 6.2% की मुद्रास्फीति देखी जा रही है। अब जो डायरेक्ट टैक्स वाले जहाँ सामान हैं, जैसे कपड़े, गाड़ियाँ, इनमें 50 से 60% इनपुट और विदेशी है, और इसकी 30% जो टैरिफ की बढ़ोतरी है उपभोक्ताओं से बांटी जा रही है। इसलिए अगले 6 महीने में अमेरिका की जो कोर गुड्स की महंगाई है वो 3.8% पर पहुंच सकती है। स्मूथ हॉली का जो एक्ट आया था 1930 में, उसने ऐसे ही कीमतें बढ़ाई थी, और ट्रंप के टैरिफ ऐसे है ही जोखिम दिखा रहे हैं। सरकार के बजट की तस्वीर देखते हैं। कर्ज की, टैरिफ लागू होने के डर से जुलाई में जोरदार इंपोर्ट हुए। व्यापार घाटा करीब 32% बढ़ गया, अब GDP के लगभग 5% के आसपास है। टैरिफ बढ़ने से अमेरिका के राजस्व में वृद्धि हुई, जो दिखाई देता है। ये $95 बिलियन से $320 बिलियन एनुअल पर, सालाना रेवेन्यू पर पहुंचने की संभावना है, क्योंकि आयात का जो मूल्य है उसमें बढ़ोतरी हुई है। जुलाई 2025 में करीब $27 बिलियन का मासिक रेवेन्यू आता था, जो साल के अंत तक $300 बिलियन पर पहुंचने की संभावना है। राजस्व बढ़ना डोनाल्ड ट्रंप की एक अकेली सबसे बड़ी सफलता है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स का आधार घटने से या कॉर्पोरेट टैक्स में कमी के कारण जो नुकसान हो रहा है वो इस नए रेवेन्यू से ऑफसेट हो रहा है। अब आते हैं कर्ज पर, जहां पर सब कुछ सारा दारोमदार है और जिसके कारण अमेरिका की साख में भी कमी आई। वित्तीय वर्ष 2025 के पहले 5 महीनों में ट्रंप सरकार के, अमेरिका की संघीय सरकार का घाटा $1.1 ट्रिलियन पर पहुंच गया। जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट था, कर्ज पर दिया जाने वाला खर्च था, वो करीब $952 बिलियन है, जिसमें कि जो कि मेडिकेयर से और रक्षा से भी ज़्यादा से भी अधिक है। जो पब्लिक डेट हैं वो करीब 29 ट्रिलियन पर हैं, और टोटल कर्ज अमेरिकी सरकार का 37 ट्रिलियन को पार कर गया है। टैरिफ राज से राजस्व 95 बिलियन से बढ़कर $320 बिलियन हो गया है, लेकिन ये GDP
या घाटे को जीडीपी के अनुपात में केवल 1.2% ही कम करता है। कांग्रेस के बजट ऑफिस का आकलन आया है जिसने बताया है कि कर्ज पर ब्याज की लागत 2026 तक मेडिकेयर को पीछे छोड़ देगी और अगले 2 साल में जो नेट इंटरेस्ट पर खर्च है वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है, जो अमेरिका के केंद्र सरकार के राजस्व का 18% हो। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि डोनाल्ड ट्रंप फेड से क्यों लड़ रहे हैं, ब्याज दर घटाने पर वो इतना दबाव क्यों बना रहे हैं। क्या ब्याज दर घटाने से ट्रंप के प्लान को मदद मिलेगी और डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिका को ग्रेट बनाने की योजना है वो ट्रंप ब्याज दरें कम होने से सफल हो सकती है। इसे भी करीब से देखते हैं। अमेरिका के 10 वर्षीय बॉन्ड की रियल यील्ड 6 महीने में मुद्रास्फीति के डर से करीब करीब 30 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकती है और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कर्ज की लागत कम हो और उसे कम करने के लिए फेडरल रिजर्व को ब्याज दर कम करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का एक सर्वे आया जिसने ये संकेत दिए कि एक साल में अमेरिका की मुद्रास्फीति दर 5.1% पहुंच जाएगी, जो जनवरी में 3.3% पर थी। न्यूयॉर्क फेड मान रहा है कि महंगाई करीब करीब 4.3% तक जा सकती है। फेड तो 2% से ऊपर की महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। फेड ने अभी ब्याज दरों को 4.25 से 4.50% के बीच रखा है। अगर हम ये मान भी लें कि बेरोजगारी और मंदी रोकने के लिए फेडरल रिजर्व अपनी दरों में 2 बार तक भी कमी करता है तो भी कितना फ़ायदा होगा ट्रंप के बजट को, क्योंकि टैरिफ से मुद्रास्फीति 1.5% तक बढ़ सकती है। इसलिए फेडरल रिजर्व के पास ब्याज दरें लगातार घटाते रहने का कोई विकल्प नहीं है। फिर भी ट्रंप क्यों चाहते हैं कि ब्याज दरें कम हो और कितनी बचत होगी, इसे हम देखते हैं इस टेबल में। 50 बेसिस पॉइंट की कटौती पर फेडरल रिजर्व का जो फंड रेट होगा वो करीब करीब 4% के आसपास हो जाएगा और इससे ब्याज के खर्च में $952 बिलियन से $918 बिलियन तक घट सकता है, $34 बिलियन की लगभग कमी हो सकती है। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट ऊपर बढ़ेगा और शुद्ध जो लाभ होगा वो केवल $9 बिलियन का होगा। अगर 100 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है लगातार और ब्याज दरें 3% के आसपास आ जाती हैं, 3 से 3.5% आ जाती हैं अमेरिका में, तो करीब करीब $17 बिलियन के आसपास की शुद्ध बचत होगी प्राइमरी डेफिसिट और ब्याज में खर्च को निकालकर। लेकिन अगर 200 बेसिस पॉइंट की, जो काफ़ी बड़ी कटौती है, 200 बेसिस पॉइंट की अगर कमी करते हैं फेडरल रिजर्व के प्रमुख, तो जो बचत है वो करीब करीब $34 बिलियन की आसपास होगी। लेकिन इतनी कटौती के बाद पहले से ही बढ़ रही महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ट्रंप की असली मुसीबत यह है कि ट्रेजरी का जो औसत कर्ज है वो 6.2 साल का औसत होता है और कूपन रेट 3.1% है और 32% कर्ज अगले 12 महीनों में रोल ओवर होने वाला है। तो यानी ब्याज दरें कम भी हो जाएं तब भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ेगा। अब इन हालात में अमेरिका किस तरफ जा रहा है, किस तरीके के आंकड़े हमें बनते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की सफलता और विफलता के आंकड़े समझना कठिन नहीं है। हम करीब से देखते हैं कि ट्रंप अगर सफल हुए तो क्या मतलब होगा अमेरिका और विश्व के लिए, और अगर विफल हुए तो क्या होने वाला है। सफलता का मतलब है फैक्ट्री का रोजगार अनुपात 8.1% से 8.5% अगले 24 महीनों में, अगले 2 साल में। व्यापार घाटा घटकर 2% पर, जो 3.1% वहाँ से घटकर 2% पर आ जाए। टैरिफ से सालाना $300 बिलियन की कमाई हो। कोर महंगाई की दर 3.5% से कम रहे। जीडीपी की औसत वृद्धि दर 2.5% से ऊपर रहे। पर इसमें जोखिम क्या है कि जैसे ही ऐसा होता है जवाबी टैरिफ में बढ़ोतरी होगी, दुनिया के बाकी देश टैरिफ बढ़ाएंगे, सामग्री की कमी होगी, कुशल श्रमिकों की कमी पहले से ही है और 2026 में राजनीतिक बदलाव हो सकता है जिसके बारे में बड़े खतरे हैं इस सफलता की संभावनाओं में। और अगर ट्रंप का प्लान असफल हो जाता है, जिसके खतरे बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा। मैन्युफैक्चरिंग रोजगार 12.8 मिलियन से कम हो जाएंगे, बेरोजगारी दर 6% से ज़्यादा होगी, महंगाई 5% से ऊपर निकलेगी, जीडीपी निगेटिव हो सकता है, एक छोटी मोटी स्टैग्फ्लेशन रिसेशन आ सकती है, व्यापार घाटा 4% से जीडीपी के अनुपात में 4% से ज़्यादा होगा। जो चेतावनी ये है कि यहाँ ये जो आकलन है, इसके पीछे 2-3 महत्वपूर्ण चेतावनियाँ हैं, जैसे कि आयात की कीमतें 20% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इंपोर्ट महंगे हुए हैं, नया जो ऑर्डर्स का इंडेक्स है अमेरिका में वो 40 से नीचे आ चुका है, अमेरिका में वेतन की वृद्धि लगातार नेगेटिव बनी हुई है और कंपनियां छोड़ने की जो प्रक्रिया है या नए रोजगारों का जो चरण है वो अब 4 मिलियन से ऊपर निकल गया है।
तो आपका सवाल होगा कि क्या ट्रंप को अपनी नीति बदलनी पड़ सकती है? दुनिया इस बात का अंदाज लगा रही है, और अगर ऐसा होता है तो क्या बदलाव होंगे? देखिए, अगले 3 महीने में दिसंबर तक ट्रंप की नीतियों के नतीजे दिख जाएंगे, और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को एक बीच का रास्ता निकालना होगा। पीटरसन इंस्टीट्यूट और एल बजट लैब के अध्ययन बता रहे हैं कि ट्रंप का टैरिफ अभियान अगले 4-5 महीनों में, 3-4 महीनों में कुछ इस तरह बदल सकता है। यानी अभी उन्होंने जो भारत पर 50% टैरिफ लगाए हैं, दुनिया के देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं, वो अगर असफलता के संकेत देने लगे तो बड़े बदलाव हो सकते हैं। बदलाव क्या होंगे? एक तो टैरिफ रेट का कोटा तय करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए 10,000 टन तक के तांबे पर 50% टैरिफ माफ़ कर दिया जाए। यह फरवरी 2026 तक हो सकता है, यानी कि थोड़ी सप्लाई बाजार में सस्ती टैरिफ पर होती रहे और उसकी एक सीमा से अधिक आयात पर टैक्स बढ़ा दिया जाए। इससे कंज्यूमर्स के लिए लागत में 50%, 40% की कमी आएगी। इससे धातु की कीमतें गिर सकती हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर पर, दवाओं पर टैरिफ में खास छूट देनी पड़ सकती है, और ऐसा होने की संभावना अगले 60 से 90 दिनों में है। इससे टैरिफ में कम से कम 2 से 3% की कमी आएगी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को ड्रॉबैक के कार्यक्रम जारी करने होंगे, यानी निर्यातित सामान पर 95% टैरिफ वापस करना पड़ेगा। तभी कंपनियों की लागत में कमी आएगी और घरेलू बाजार में सामानों की आपूर्ति सस्ती हो सकेगी। ऐसा करने की संभावना अगस्त 2026 तक है। ऐसी स्थिति में निर्यात में 15 से 20% की बढ़ोतरी दिखाई देगी। आर्थिक इतिहास बताता है कि ट्रंप जैसी नीतियां लेकर आए हैं वे आमतौर पर सफल नहीं होती। आईएमएफ ने 150 देशों के 50 साल के अध्ययन के आंकड़ों के आधार पर साबित किया कि अगर कोई देश अपने टैरिफ बढ़ाता है, यानी अपने यहाँ आयात को महंगा करता है, तो टैरिफ में 3.6% की बढ़ोतरी के बाद 5 साल में जीडीपी कम से कम 40 बेसिस पॉइंट गिर जाता है। 1930 के स्मूथ हाउले टैरिफ ने 1929 और 1934 के बीच विश्व व्यापार में 66% की कमी की थी, और इसके बाद महामंदी आ गई। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि 2025 के अंत तक अमेरिका में मंदी की संभावना 60% है। उपभोक्ता लागत और महंगाई बढ़ने की संभावना करीब करीब 90 से 95% है। अमेरिका के परिवारों को सालाना $3,100 से लेकर $5,000 की अतिरिक्त लागत का, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। अब जुलाई के आंकड़े देखिए जाए। जुलाई 2025 के आंकड़े बता रहे हैं कि टैरिफ का प्रभाव दिखने लगा है। जूते 40% महंगे हो गए, कपड़े 38% महंगे हो गए, गाड़ियां करीब करीब $5,000 से $6,000 महंगी हो गई, आईफोन $1,300 महंगे हो गए। इस पूरी व्यवस्था से जो अमेरिका का मिडिल क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि स्मूथ हाउले टैरिफ के बाद अगले 2 साल में 25 देशों ने अपने टैरिफ बढ़ाकर बदला लिया था। चीन, यूरोप, कनाडा और मैक्सिको पहले से ही अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा रहे हैं। व्यापार युद्ध जब होता है तब सब में को नुकसान होता है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। दरअसल हम बीते एक दशक से एक ऐसे युग में हैं जहां हम ये समझते हैं कि हमारे नेता सब कुछ सही करते हैं, उनसे बेहतर हमारा भविष्य कोई नहीं जानता। लेकिन इतिहास इससे पूरी तरह सहमत है। अधिनायकवादी और मनमाने नेता लोकप्रिय तो होते हैं, मगर अंततः डुबा देते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा करने का जुनून होता है जो शायद उनके देश के लिए लंबे समय में शुभ साबित ना हो। आपने शायद हरमन मेलविल का वो क्लासिक उपन्यास पढ़ा होगा, मोबी डिक, जिस पर कई फिल्में भी बनी हैं। ये अमेरिकन क्लासिक है जो अपनी जटिल थीम और बेहद प्रभावी लेखन के कारण कालातीत उपन्यासों में गिना जाता है। मोबी डिक में कैप्टन अहाब वेल का शिकार करने वाला एक कप्तान है जिसकी एक टांग एक सफ़ेद वेल मोबी डिक ने काट खाई थी। बदले की आग में जलता हुआ अहाब अपने जहाज पैक्वाड के जरिए और सारे नाविकों को इस एक वेल के पीछे भगा देता है। बाकी वो अन्य शिकारों को, अन्य विकल्पों को नज़रअंदाज करता है और केवल अपने निजी दुश्मन को मारने में लगा रहता है। जब उसके मातहत उसे चेतावनी देते हैं तो उन्हें धमकाता है और अंततः मोबी डिक उसके जहाज को तबाह कर देता है और अहाब सहित सभी नाविक मारे जाते हैं। अक्सर नेताओं के व्यक्तिगत जुनून बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को हिला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ट्रंप जो कर रहे हैं वे सारी चीज़ें मिलकर अमेरिका में स्टैगफ्लेशन का तूफान बना सकती हैं। तो ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जिनको समझने के साथ उनसे सबक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कौन जाने कब कहाँ कौन ट्रंप बन जाए और उनके जैसा हो जाए। अर्थम में आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ।